नाउ स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपसे उसने बोला कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा है अपनी बुक में, देखिए, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 है, ठीक, तो वो दोनों एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पहले वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और जितने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स आपस में इक्वल होता है। मतलब समझो, ये ऑब्जेक्ट इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, उतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको भी अट्रैक्ट करेगा। डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, या इस यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m1, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1, ये लीजिए, इसका मास है m1, और इसका मास कितना है m2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फर्स्ट मास का सेंटर है और ये सेकंड मास का सेंटर पॉइंट है, ठीक। इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे और इनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को या तो r से दिखाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, या तो r से बच्चों दिखाया जाता है, या तो किसी किसी बुक में आप देखोगे तो इसको दिखाते हैं किससे, d से, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी मर्जी, आप r से दिखाओ, d से दिखाओ। d या फिर r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। हाँ, तो सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा था कि अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फोर्स है ना, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस फोर्स को क्वांटिफाई कैसे करोगे, यानी कि ये फोर्स कितना होता है, इसको निकालने के लिए, इसको क्वांटिफाई करने के लिए होता क्या है, यहां पर 2 रूल्स हैं आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या क्या, ये प्रैक्टिकली देखा गया क्या, कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स से, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। तो ये जो F फोर्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। यानी कि इन दोनों बॉडीज के मास, इन दोनों बॉडीज के जो मासेस हैं ना, m1 m2, इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा ना, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक। नंबर 1। तो नंबर 1 बात क्या है बच्चों, नंबर 1 बात ये है कि दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए कुछ बच्चे को नहीं पता होता ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों, ठीक। फिजिक्स में इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर राइट वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट वाली भी इंक्रीज करेगी, और अगर राइट वाली डिक्रीज करेगी तो लेफ्ट वाली भी डिक्रीज करेगी, ऐसे समझो आप, ठीक। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 इनका प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक। और नंबर 2 क्या होता है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि F इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r², ठीक। जब भी 1 में कुछ लिखा रहता है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर आपकी ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगी, ये मतलब होता है, एंड वाइस वर्सा, इसी का जस्ट रिवर्स, मतलब जैसे इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक। अब होता क्या है, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है। ये रिलेशन नंबर 1 है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। नंबर 2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है। सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, r है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन किया जाता है। कंबाइन कैसे करते हैं फिजिक्स में, 2 रिलेशंस को कैसे कंबाइन करते हैं, लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं हम, प्रोपोर्शनेट का साइन लगाते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं, F को ऐसे ही लिख दिया, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू 1/r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू 1 m1 m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r², ये लो, ठीक। तो इसके सामने आपको लिखना चाहिए क्या, m1 m2 अपॉन r²। अब होता क्या है फिजिक्स में, ध्यान से सुनिए, जब भी आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है बच्चों। इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है, आप उसकी टेंशन मत लो, आपको नहीं निकालना है, बस आप याद रखिए कि यहाँ पर आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ठीक, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ये इस तरीके से,
इक्वल लगाओ, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब उस कांस्टेंट को कभी कभी के से दिखाया जाता है, कभी कभी कैपिटल ए से दिखाया जाता है, कभी कभी कैपिटल बी से दिखाया जाता है, इंग्लिश के किसी अल्फाबेट कैपिटल लेटर से हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आएगा इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको जी से दिखाया जाता है। कैसे? जी से। तो जैसे यहाँ इक्वल लगाया, हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जी, और ये चीज़ ऐसे ही कॉपी कर ली, यानी कि जी इंटू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, ठीक। ये हो गया आपको फोर्स को क्वांटिफाई करने का तरीका, यानी कि फोर्स की वैल्यू यदि आपको निकालनी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जी क्या होता है यहाँ पर? जी होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सभी अच्छे याद करें, जी क्या होता है? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। और जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो आप, लेकिन आपको जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में ये फिक्स रहता है, चाहे आप मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जी की वैल्यू फिक्स है। कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, ठीक है ना। ओके तो ये जी फिक्स होता है, ठीक। तो ये आ गया। अब आइए पढ़ लेते हैं एग्जाम में हमको आंसर क्या लिखना है, फिर मैं आपको जी की यूनिट निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो कहता है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 मास के, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। अब द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज, अब ये जो फोर्स दोनों के बीच में लगता है, यानी कि जितने फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं? तो ये जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है, नंबर वन, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मासेस। ये देखिए नंबर वन बात जो मैंने आपको बोली थी, ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक। और ये फोर्स जो है इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो फोर्स को। इनवर्सली मतलब 1/r² के प्रोपोर्शनेट है कौन? फोर्स, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको पूरा कैसे पढ़ोगे? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया, कंबाइन करके ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी किसी किताब में क्या लिखा होगा ये भी मैं आपको बता दूं, किसी किसी बुक में लिखा होता है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर। आर की जगह क्या होता है? डी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर डी क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कर दो आर स्क्वायर की जगह, ठीक है। ये बात है। इसके बाद जी की वैल्यू आपको एग्जाम में लिखनी है कि भाई जी क्या है। जी को पहले बताना पड़ेगा जी क्या है। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी 6.67 इंटू 10⁻11। अब जी की यूनिट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक। सो यूनिट ऑफ जी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसको देखिए आप, ठीक। सो स्टूडेंट्स जी की यूनिट देखिए निकाल के, करेक्ट। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले आप ये आंसर नोट कर लो, आंसर नोट कर लो बच्चों। यूनिट ऑफ जी, ओके स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर था। यहाँ से जी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? ये वाला आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा F इंटू आर स्क्वायर, भाई क्रॉस में ये इधर चलाएगा, आपके सामने क्या बचेगा? जी m1 इंटू m2। अब पता है ये जी में मल्टीप्लाई है, m1 इंटू m2 ये सब मल्टीप्लाई है, तो जी को फ्री करोगे तो m1 इंटू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, ठीक, इज इक्वल्स टू में जी। यानी कि अगर आपको जी की यूनिट चाहिए तो जी का फॉर्मूला क्या बना आपका? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? m1 इंटू m2। कितना आ गया? m1 इंटू m2, ठीक। नाउ अब ध्यान दे बच्चे, फोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं? यूनिट लिख दो सबका। फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। लेकिन आर का स्क्वायर इसलिए मीटर का स्क्वायर। आर को मेजर करते हो मीटर में, आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। m1 को मेजर करोगे किलोग्राम में, भाई मास होता है किलोग्राम में, और m2 को मेजर करोगे किलोग्राम में, ये लो, ठीक। तो यहाँ पे हो गया n इंटू एम स्क्वायर को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब नीचे देखो, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो नीचे हो गया आपका किलोग्राम स्क्वायर। अब ये किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और देखो किलोग्राम की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो किलोग्राम की पावर -2, ये लो।
तो यहाँ से आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए जरा जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू आ गई आपकी 6.67, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जी की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 6.67 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी पड़ेगी 10⁻11 और यूनिट हो जाएगी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी, इसलिए इसको लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।